नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज मैं हिमांशु मिश्रा आपके लिए लेके आया हुआ हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट किया है अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए। वो हम लिए हुए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। अब जो हम लोग का इंड टर्म आने वाला है उसके लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें जितना बहुत ज़्यादा इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। उम्मीद करते हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मिड टर्म का, उसमें आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया हुआ था उसके 3 क्वेश्चन जो हम लोग को करने थे, 6 में से 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन वो हमारे गेस्ट पेपर्स में से ही आए हुए थे। वो चाहे आप बाउ प्रिंसिपल को ले लीजिए, आप बाउ प्रिंसिपल को ले लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ले लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन को। ये तीनों क्वेश्चन जो हमने आपको 10 क्वेश्चन की एक सीरीज बताई थी कि 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, तो वो 3 क्वेश्चन आपके मिले हुए थे। तो ऐसे ही आप भरोसा बनाए रखिए। इंड टर्म में भी आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, हर एक चैप्टर से रिलेटेड, उसी में से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हर एक स्टूडेंट्स के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो। तो देखिए जरा, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन में मान लो कि 2 चीजें होती हैं। एक चीजें होती हैं कि रिएक्टेंट होते हैं। हम सब लोग को पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्टेंट से क्या बनता है? उसी रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और उस रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो रिएक्टेंट होता है हम लोग का, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सबस्ट्रेट और जो दूसरा होता है वो होता है हम लोग का रिएजेंट। देखिएगा जरा ध्यान से कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, रिएक्टेंट होते हैं और उस रिएक्टेंट से बनता है हम लोग का प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। किसको अब हम लोग बोलेंगे? सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो देखो जरा, सबस्ट्रेट जो होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी लो होती है और जो रिएजेंट की रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है। रिएक्टेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो? लो हो, और ऐसा जिसकी रिएक्टिविटी हाई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएजेंट बोलेंगे। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट, हम सोचे कि डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। इस सबस्ट्रेट और रिएजेंट से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनता है और इस इंटरमीडिएट से तब जाके क्या बनता है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इंटरमीडिएट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो शॉर्ट टाइम के लिए कुछ सबस्टेंस बनेगा। शॉर्ट टाइम के लिए कुछ सबस्टेंस बनेगा और इस सबस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे। और फिर उस इंटरमीडिएट से क्या बनता है हम लोग का? प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले देखो कि इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट
इज लो, सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है, और द रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट इज हाई, और रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है। लिखा है द सबस्टेंस फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। कह रहा है कि सबस्टेट और रिएजेंट से प्रोडक्ट बनने के पहले एक शॉर्ट टाइम के लिए सबस्टेंस बनता है, और उस सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग जान भी गए होंगे कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएजेंट किसको बोलते हैं, और सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं। तो फटाफट से जितना आप लोगों ने पढ़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से पढ़ें और अपने टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। देखिए ज़रा, अब हम लोग को जानना है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग किसको कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमको जानना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, जिसे मान लो कि ए है और ये बी है, और ए और बी से क्या बना हुआ है, सी और डी की फॉर्मेशन हुई है। ये हम लोग की रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है हम लोग का, इस रिएक्टेंट से हम लोग के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट से हम लोग का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाना होगा तो क्या करना होगा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर हमको बनाना होगा तो होगा कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे तो फिर क्या होगा, तभी जो है हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और when we express it sequentially then it is called reaction mechanism। पुराने बॉन्ड का टूटना, ओल्ड बॉन्ड का टूटना और न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना। यहां से मान लो रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, फॉर्म होना। तो ओल्ड बॉन्ड का बनना और नए बॉन्ड का, ओल्ड बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, जब इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इसी के सीक्वेंस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। कह रहा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, एक टाइप की मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग की मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसी के सिस्टमेटिक स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है सी और डी की, तो इससे पुराने बॉन्ड टूटेंगे, इसके नए बॉन्ड बनेंगे, और इसी पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, दोनों को जब हम सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे, अब जब हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड कैसे टूटता है, यही हम लोग को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन होता कैसे है,
तो जो बॉन्ड फ्यूजन होता है ना हम लोग का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला जो हम लोग का होता है वो होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और जो दूसरा होता है वो होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखो जरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है हम लोग का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, वन इज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड अनदर इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब किसको हम लोग बोलेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और किसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक किसको हम लोग बोलेंगे? तो यही समझ लीजिए, फिर इसके प्रॉपर्टी को और डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूं कॉन्सेप्ट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का। तो देखिए जरा, मान लो कि एक रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल मान लीजिए हमारे पास है ए और बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है हमको। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और इसको हमको ब्रेक डाउन करना है। तो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम सबको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए और बी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, यानी ए और बी से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, तो ये ए सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो सिंगल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए कि होमोलिटिक जब बॉन्ड फ्यूजन होगा, क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। कब हम लोग कहेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है? देखो जरा, तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन हो, जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होता है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ए जो है एटम है और दूसरा एटम बी है। ए एटम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और बी एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होता है, जैसे 2 भाई लोग हैं और कोई सामान आया तो उसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिया गया, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होता है क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होता है। जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से बनते क्या हैं? तो बनते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बनता है? फ्री रेडिकल्स बनता है। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, और ए और बी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा हम बंटवारा कर दें कि जो पहला एटम है और दूसरा एटम है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई झगड़ा झंझट न रहे। तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, तो इस टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन होगा तो वहां क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब किसको बोलेंगे? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसको भी जरा समझ ले, फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर करके आपको पूरा नोट्स दे देंगे। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, मान लो कि ए और बी फिर से मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ए और बी हैं। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से हम दिखा दिए हैं। तो ये अब इसमें मान लो हो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या हमने कहा? अगर मान लो इसमें हो जाए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो क्या होगा? जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन हो, जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन हो। इसमें डिवीजन कैसा हुआ है? इसमें जो डिवीजन हुआ है वो इक्वल हुआ है, इसमें जो डिवीजन हुआ है वो इक्वल हुआ है। लेकिन जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन हो, यानी
दो एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का जिसमें दो एटम्स हैं ए और बी, और कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाए, कोई एक ऐसा बंटवारा किया जाए जिसमें एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए और एक एटम को एक भी इलेक्ट्रॉन न मिले, तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे। तो जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन हो, ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखे गए थे, बी ने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया। बी क्या कर लिया? बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ए के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। ए के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया और बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को रखा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? उसके ऊपर आता है माइनस का चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके पास कौन सा चार्ज आता है? तो उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। उसके पास कैसा चार्ज आता है? तो उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक के पास आया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आया है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो क्या बनता है हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनता है साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल। क्या क्या बनता है हम लोग का? जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है और क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बनता है। और किसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन हो। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हमने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। किसको हम लोग बोल रहे हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और किसको बोल रहे हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड। जब किसी मॉलिक्यूल के दो एटम हैं जिसमें से किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम हैं और दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए, तो ऐसे बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और जब किसी मॉलिक्यूल के दो एटम है और उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखा गया है लेकिन कोई एक एटम ऐसा है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया है, तो इस टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल बनता है, और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अब चल के हम लोग पूरा नोट्स देखेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का। चलिए जरा हम लोग और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में और कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि देखो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते किसको हैं? तो व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैज इक्वल डिवीजन, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीजन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरा पॉइंट्स आपको दिया जा रहा है कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन occurs when the difference in electronegativity between two atoms is zero or very less। कह रहा है कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिनके एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर एकदम कम हो। जैसे मान लो कि Cl2 मॉलिक्यूल है, तो Cl2 में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? इस Cl का है। दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी Cl की है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? इस Cl की है। यानी Cl सेम मॉलिक्यूल है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है या फिर बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तभी होगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिनके एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है? इक्वल डिवीजन होता है। तो क्या बनेगा? एक Cl पे फ्री रेडिकल वाला आयन और दूसरा Cl भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक एटम भी एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा Cl भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन occurs when the difference in electronegativity between two atoms is zero या फिर वेरी लेस।
तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें दोनों एटम क्या हो, सेम हो। तो जितना इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, तब यहाँ होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरी बात देखो जरा, इस होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में जो जाननी है हम लोग को क्या है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगा, या फिर एट हाई टेम्परेचर होगा, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, नहीं तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है, नहीं तो इसके लिए पेरोक्साइड कैटलिस्ट की जरूरत है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन सिर्फ तभी होगा जब या तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, चाहे हाई टेम्परेचर रखा गया हो, या फिर पेरोक्साइड कैटलिस्ट लिया गया हो। जैसे मान लो कि CH3 और एक और मॉलिक्यूल है CH3, दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है या फिर उससे भी कम है। तो जब CH3 और CH3 है, ये कब रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं हाई टेम्परेचर पे। कब देते हैं, हाई टेम्परेचर पे। ये कब देते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है। तो एक CH3 एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला भी CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों CH3 एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये कब होगा, तो ये जितनी भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है या तो लाइट के प्रेजेंस में होती है, नहीं तो हाई टेम्परेचर पे होती है, नहीं तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तभी होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तभी होगा जब या तो लाइट वाली रिएक्शन हो, या फिर हाई टेम्परेचर की रिएक्शन हो, या फिर पेरोक्साइड कैटलिस्ट लिया गया हो। यही Cl2 है, ये Cl2 में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कब होगा, जब ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में की जाए, यानी H न्यू की जरूरत है। तो जहां भी H न्यू लिखा हुआ हो, जहां भी H न्यू आपको दिखेगा, समझ जाइएगा कि वहां कौन सा फ्यूजन कराना है, तो हमको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराना है। ये था हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या क्या हमने पढ़ा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में, व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैज इक्वल डिवीजन, दो एटम हैं, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, फ्री रेडिकल बन गया, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया। दूसरा चीज क्या पढ़े हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन अकर्स व्हेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज 0 आर वेरी लेस। तो दो एटम है जिनके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 है या फिर उससे भी कम है, तो फिर वहां क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। यानी सेम एटम है, मॉलिक्यूल के सेम एटम है, तो वहीं पे होगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इस रिएक्शन को कराने के लिए लाइट की ज़रूरत है, या फिर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, या फिर पेरोक्साइड कैटलिस्ट की ज़रूरत है। तो अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा, फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन के और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग डील कर सकें। चलिए ज़रा हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को भी फिनिश करते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, when bonding electrons has an unequal division then this is called heterolytic bond fusion। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिवीजन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जैसे एक किसी मॉलिक्यूल है जिसके दो एटम्स है ए और बी, और कोई एक एटम ऐसा है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा वहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तब वहां पे क्या होगा, होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन वहां हो रहा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो पॉजिटिव चार्ज वाला एक बनता है और एक निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर वाले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और निगेटिव चार्ज सेंटर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो जब भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीजन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बनेंगे। और जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करेंगे तो वहां क्या बनते थे, वहां हम लोग के बनते थे फ्री रेडिकल। तीसरी चीज देखो जरा
heterolytic bond fusion occurs when the difference in electronegativity between two atoms is high. हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तभी होगा जो दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल में हम लेते हैं CH और इधर ये H और इधर ये हम लोग का Br। देखो जरा, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है CH3Br हमने लिया हुआ है। इसमें जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे कई गुना ज़्यादा ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दोनों मॉलिक्यूल अगर सेम रहे होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता और तब होता वहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। लेकिन अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम होती है किससे, ब्रोमीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का अंतर ज़्यादा है, तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, तब यहाँ होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन तो होगा क्या, ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके भाग जाएगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके भाग जाएगा। तो फिर होगा क्या, ये देखो C ऊपर ये H, इधर ये एक H और नीचे एक H, और ये देखो यहाँ से ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Br लेके दोनों इलेक्ट्रॉन को भाग गया है तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, इसके पास आएगा निगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया और दूसरा यहाँ क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। देखो जरा, तो दो एटम ऐसे हों, हम लोग के दो एटम ऐसे हों जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इस कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो फटाफट से जितना हमने पढ़ाया इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जिसको देख के आज के इस लेक्चर्स को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चलिए जरा हम लोग देखें, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था इस हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए, उसको भी हम बता देते हैं। जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है कि एक्वस मीडियम हो या फिर एसिडिक मीडियम हो या फिर एल्कलाइन मीडियम हो। जैसे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने के लिए क्या क्या चाहिए था, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए या तो लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए था, या तो उसके पास लाइट हो, या फिर हाई टेम्परेचर होता था, तो जाके वो रिएक्शन, या फिर यूवी लाइट होती थी तब वो रिएक्शन प्रोसीड करता था। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए क्या चाहिए, पोलर मीडियम चाहिए। और पोलर मीडियम कौन कौन से होते हैं, या तो एक्वस मीडियम हम लोग ले लें, या फिर एसिडिक मीडियम हम लोग ले लें, या फिर एल्कलाइन मीडियम ले लें। तो आज फटाफट से इतने पहले नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इस नए चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें अब आज हम लोगों ने सबसे पहले तो आज हम लोगों ने जाना कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए जो लोग भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे फटाफट से लाइक के बटन को दबाइए, लाइक करिए, और जितने लोग नए हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना और आपको मिल सके। और जैसे ही ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम जैसे ही आपके करीब आएंगे जो आपके एंड टर्म का होगा, तो आप हर एक चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन का गेस मार्क दिया हुआ था और उसमें से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके थे जो हम लोग को करने थे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और साथ ही साथ अबाउ प्रिंसिपल।
तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लोग और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अपने एग्ज़ाम्स में ला सके। तो इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like this video and subscribe my channels. Thank you so much.